साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीवन उपयोगी कानूनी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था क्रिमिनल केस, फौजदारी वाद या आपराधिक वाद क्या होते हैं और इनको न्यायालय तक किस तरीके से पहुंचाया जाता है। साथियों, हमने जाना था कि जब कोई आपराधिक घटना घटित होती है उसकी बाबत सबसे पहले एक थाने पर सूचना दी जाती है या लिखित तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर एक FIR दर्ज होती है, या फिर हम सीधे उस केस के बारे में, उस आपराधिक घटना के बारे में न्यायालय के समक्ष एक कंप्लेंट केस के रूप में जा सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जब कोई आपराधिक घटना घटित होती है, उस घटना के बाद उस घटना की सूचना के लिए जो सबसे पहले प्रार्थना पत्र या तहरीर या कंप्लेंट दी जाती है, उसे लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अभियुक्त जो हैं, अपराधी हैं जो हैं, वो सजा पाने से बच ना पाएँ और न्यायाधीश महोदय को इंसाफ करने में मदद मिले। तो साथियों, हम तहरीर की विशेषताओं के बारे में जानें उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे देश में जो कानून आपराधिक मामलों को तय करने के लिए बने हुए थे, वो 3 कानून मुख्य रूप से थे जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे, जिनमें एक इंडियन पेनल कोड IPC या दंड संहिता के नाम, भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, जो कानून लॉर्ड मैकाले गवर्नर द्वारा एक विधि आयोग का गठन 1834 में, आज से करीब 190 साल पहले 1834 में एक विधि आयोग का गठन करके और जानकारी लेने के बाद जिस कानून की रचना की थी, जिस कानून को बनाया था, और वो कानून 1860 में लागू हुआ, उसका नाम था भारतीय दंड संहिता 1860। आज तक वो भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से ही प्रचलित था और अब भी प्रचलित है। दूसरा कानून और दूसरा, साथियों, इसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि यही कानून पाकिस्तान में भी पाकिस्तान दंड संहिता 1800 के नाम से बिल्कुल एज इट चल रहा है। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, IPC है, उसमें 511 धाराएं हैं और पाकिस्तान में जो चल रही है पाकिस्तान दंड संहिता, उसमें भी 511 है। और ये भी और एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसके साथ आपको बता दूं कि बिल्कुल यही कानून बांग्लादेश में भी बांग्लादेश दंड संहिता के नाम से, बांग्लादेश दंड संहिता 1860 के नाम से आज तक चल रहा है और उसमें भी 511 धाराएं दे रखी हैं। लूट, मारपीट, डकैती, कत्ल, बलात्कार, धोखाधड़ी, ये सारी धाराएं सब तीनों देशों में एक समान चल रही हैं। दूसरा कानून था, इसको रेगुलेट करने के लिए कैसे ये काम करेगा, इस पर न्यायालय और थाने कैसे काम करेंगे, उसके लिए दूसरा जो कानून था वो कानून था दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और वो कानून 1898 में बना था, जिसमें कुछ संशोधन करने के बाद, कुछ परिवर्तन करने के बाद और उसको दोबारा से 1973 में लागू कर दिया गया। तब से लेकर वो कानून आज तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के रूप में चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि एक जब तहरीर आएगी तो किस धारा में FIR दर्ज की जाएगी, किस धारा के बाद बयान लिए जाएंगे, किस धारा में साक्ष्य संकलित किया जाएगा, किस धारा में फिर उसकी पूरी एक बना करके समरी और वो न्यायालय को पेश की जाएगी, और उसके बाद न्यायालय किस धारा में बयान लेगा, किस धारा में गवाही कराएगा, किस धारा में उसके बाद जमानत देगा, वो सारी प्रक्रियाएं जो थी, किस धारा में जजमेंट देगा, वो सारी प्रक्रियाएं उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखी हैं, जिसके अनुसार आज तक प्रक्रिया चल रही है। साथियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण कानून था और है आज भी, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो 1872 में अंग्रेजों के समय में ही बना था। तो इन तीनों कानूनों पर आज तक हमारी न्याय व्यवस्था चल रही है और अब सबसे पहले 11 अगस्त 2023 में माननीय गृह मंत्री जी ने 3 विधेयक पेश किए, जिसके द्वारा उन विधेयकों में कहा गया कि इन तीनों कानूनों को जो कि अंग्रेजों के ज़माने के हैं और 190 साल पुरानी प्रक्रिया पे चल रहे हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है। और वो दूसरी बार 22 दिसंबर को उनको पेश किया गया, क्योंकि प्रथम बार जब पेश किए गए थे तो उनमें कोई कोमा, विराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम
प्रोग्राम, कोई संशोधन वगैरह करने की सारी चीज़ें जो थी उसमें रखी गई थी। इन कानून जो अंग्रेजों के समय से हमारे देश में अब तक लागू हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये जो पुस्तक है जिसमें तीनों कानून एक साथ हैं, इसको क्रिमिनल मेजर एक्ट कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इसमें है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको कि दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है वो भी इसमें है, और साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसमें कहा जाता है वो भी इसमें है। तो ये एक तीनों को शासित करने वाली एक पुस्तक है। अब एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं दंड संहिता को, तो जिसके आधार पर इसमें 511 धाराएं दे रखी हैं। ये भारतीय दंड संहिता है जिसको कि हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 कहा जाता है। साथियों इसमें ये आप देख पा रहे होंगे सन 1860, मैं आपको दिखा दूं 1860 इस पर लिखा है, भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें 511 धाराएं हैं, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, सारे इसी में किस अपराध के लिए क्या दंड होगा इसमें दिया गया है। और बिल्कुल ये इसी रूप में 511 धाराओं वाली एक दंड संहिता पाकिस्तान में 1860 नाम से चल रही है और बांग्लादेश में भी चल रही है। इसके लिए जो तीसरी पुस्तक है जो एविडेंस साक्ष्य के लिए निर्धारित करने वाली पुस्तक है, साक्ष्य विधि, वो साथियों ये भारतीय साक्ष्य विधि एविडेंस एक्ट के रूप में है। और ये जो है वो 1872 से, इसकी आप अंदर प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो वो है 1872। इसको जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में ये चल रहा है। अंग्रेजों के समय से बने हुए तीनों कानून चल रहे हैं। एक अब दंड प्रक्रिया संहिता की जो पुस्तक है वो ये दंड प्रक्रिया संहिता आप देख सकते हैं। ये बाद में 1973 में लागू की गई थी, लेकिन पहले ये 1898 में बनी थी, थोड़ा सा संशोधन करके इसमें कर दिया गया। अब साथियों अब हम चलते हैं कि इस अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को बदलने के लिए भारत सरकार ने अब 2023 में 3 नए विधेयक 11 अगस्त 2023 को हमारी संसद में प्रस्तुत किए और उनमें संशोधन करने के बाद 23 दिसंबर 2023 को उन्हें पुनः पेश किया गया, जहां से संसद से पास होने के बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की संस्तुति उन पर सहमति लेने के लिए भेजा गया और 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उन्हें अपनी सहमति प्रदान करते हुए तीनों विधेयकों को, तीनों बिल्स को 3 कानून के रूप में, 3 नए कानून के रूप में हमारे लिए मंजूर कर दिया। तो अब ये तीनों कानून नए रूप में हमारे पास ये देखिए इस तरीके से आ चुके हैं। और ये एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 के कानून कहलाएंगे। और ये एक क्रिमिनल नए कानूनों को लेकर क्रिमिनल मेजर एक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो साथियों जो हमारा इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 को परिवर्तित करने वाला या उसका स्थान लेने वाला जो नया कानून आया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। और 23 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने एक गजट जारी करके, जिसको भारत का राजपत्र जारी करके ये घोषणा कर दी है कि अब 1 जुलाई 2024 से ये तीनों कानून इन्फोर्समेंट में आ जाएंगे, लागू हो जाएंगे और पुराने तीनों कानूनों की जगह ले लेंगे। तो साथियों एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ इसी क्रम में कि यहाँ पर जो सबसे अभी जब ये कानून बने थे तो एक कानून था हिट एंड रन कानून के नाम से आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में। हिट एंड रन का कानून हमारे भारतीय न्याय संहिता में लाया गया था, जिसमें था कि अगर कोई वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाता है और किसी के साथ कोई एक्सीडेंट कर देता है और वो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय चोट पहुंचाकर भाग जाता है घायल अवस्था में छोड़कर, तो उसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। उस कानून को लेकर भारत में व्यापक स्तर पर ड्राइवर्स ने, बड़े वाहनों के ड्राइवर ने बहुत हड़तालें की और वो बहुत
ज़्यादा उसका विरोध किया और उस कानून को वापस लेने की मांग की गई। तो जो बजट 23 फरवरी 2024 को जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इस कानून को, जो कि 106 की धारा 2 जो BNS की भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 में बताया गया था कि अगर कोई चालक किसी को टक्कर मार के घायल करके और फरार हो जाता है तो फिर उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी सरकार ने अपने बजट में ही घोषणा की है कि ये हिट एंड रन का कानून अभी लागू नहीं होगा, इसको होल्ड पर रखा गया है और इसकी समीक्षा की जाकर इसके बारे में बाद में कोई सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए इसको रोका गया है। आज के लिए इतना ही, और अब मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई आपराधिक घटना घटित होती है, आप उसकी तहरीर लेकर थाने जाते हैं, थाने में उसको दर्ज नहीं किया जाता, FIR दर्ज नहीं होती है, तो फिर आप पुलिस उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, या फिर हम क्या क्या तरीके अपनाएं। पुलिस उच्च अधिकारी के पास से भी FIR दर्ज नहीं होती है, तो कानून में कौन कौन से हमारे लिए उपचार दिए गए हैं, कौन कौन से रास्ते बताए गए हैं जिनके आधार पर हम अपना केस दर्ज करा सकते हैं और न्यायालय में उसका ट्रायल करा सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा NCR और FIR का अंतर भी आपको समझा सकूं। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार और स्नेह अंत तक बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।